हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 2 है आपका, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हम लोग ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है। तो चैप्टर 7 में हमने कल कुछ चीजें पढ़ी। उसके बाद आज जो है चैप्टर 7 की आज दूसरी क्लास हो रही है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार बस देख लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसको किसने प्रथम बार किसने खोला, कब खोला, ठीक है, कहाँ पे खोला, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था बुद्धि परीक्षण का जो है खोज या निर्माण किसने किया था, है ना। तो चीजें हमने इतना पढ़ा था। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा। प्लस वास्तविक आयु क्या होती है आपकी, ठीक है, मानसिक आयु क्या होता है। तो ये सब चीजें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो आप जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अदर सब्जेक्ट की भी जो भी क्लास चल रही है उसकी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहां पे अरेंज व्यू में है, वहां पे आप वन बाय वन क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण, यानी कि व्यक्तियों का वर्गीकरण वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पे? बुद्धि लब्धि के आधार पे। सॉरी, कभी कभी क्या होता है ना कि आवाज अपने आप मतलब कि फंस जाता है, तो बोलना कुछ चाहते हैं और आवाज कुछ ही निकल जाती है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग अगर कहीं पे भी स्कूल में जब आपने 1 महीने की जो टीचिंग लगती है, आप वहाँ पे जब गए होंगे पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, है ना? और कहीं पे क्या है कि कोई बच्चा बहुत ही मतलब पढ़ने में कमज़ोर है ना? तो वही जैसे कि आपका जो बहुत तेज़ है, तो उसकी आईक्यू लेवल क्या है? बहुत जो मान लीजिए कमज़ोर है, उसका आईक्यू लेवल क्या है? तो वही कहा जा रहा है कि आईक्यू लेवल के आधार पे व्यक्तियों का वर्गीकरण। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखिएगा। वैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने आपको ऊपर बताया था कि नहीं बताया था? सॉरी, देखिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? मानसिक बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यानी सूत्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 140 से अधिक है, ये 140 है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति का जो है बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह क्या हो, वो कौन सा होगा या वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका प्रतिभाशाली व्यक्ति या फिर प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार बन चुका है कि प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो 140 से अधिक। और एक तरह वही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा है कि टर्मन के अनुसार, टर्मन आपके वैज्ञानिक है, तो टर्मन के अनुसार आपके जो है प्रतिभाशाली बच्चों का बुद्धि लब्धि कितना होता है। यही क्वेश्चन दो तरह से बना है कि प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, टर्मन के अकॉर्डिंग कितना होता है, या तो फिर ऐसे बना है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 है या 140 से अधिक है तो वो किस प्रकार के बच्चे हैं। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन बना है। जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको वहां पे बताया जाएगा। अब देखिएगा, 110 से 119 के बीच में जो आईक्यू लेवल है वो बच्चे उत्कृष्ट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका 90 से 109 के बीच का जो आईक्यू लेवल वाला बच्चा होता है वह सामान्य बुद्धि वाला होता है। एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन बना है 140 वाला, और एक आपका सामान्य वाला बना है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों का आपका आईक्यू लेवल पूछा गया है एग्जाम में, और सामान्य बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू लेवल पूछा गया है। देखिएगा, 80 से 89 आईक्यू लेवल वाले बच्चे मंद बुद्धि कहलाते हैं। 70 से 79 वाले बच्चे निर्बल बुद्धि कहलाते हैं। 50 से 69 वाले मूर्ख कहलाते हैं। 25 से 49 वाले आपके मंद बुद्धि कहलाते हैं। 0 से 24 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे आपके जड़ बुद्धि कहलाते हैं। ठीक, ये आपका जो है आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों का या फिर व्यक्तियों का वर्गीकरण है।
मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ये आपका 2 चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक तो प्रतिभाशाली बच्चों का पूछा है और एक आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू लेवल पूछा है। आईक्यू लेवल दे देगा तो पूछेगा किस वर्ग के बच्चे हैं, और फिर ये या तो ये दे देगा कि अगर बच्चा सामान्य बुद्धि वाला है तो उसका आईक्यू लेवल क्या है। तो 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ेंगे आपके जो बुद्धि परीक्षण है वो उनके प्रकार कौन-कौन से हैं। ठीक है? बुद्धि परीक्षण के प्रकार, अगर आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। है ना? फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, है ना? फिर शाब्दिक, अशाब्दिक, याद होगा आप लोगों को। फिर भी यहाँ पे जो है ना, आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। वहाँ पे तो फिर भी नॉर्मली था, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में है। इसलिए आपका जो चैप्टर 7 है वो थोड़ा लेंदी हो गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो बुद्धि परीक्षण है उसके कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि परीक्षणों को 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है, यानी आपका जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है वह 2 आधार पे किया जाता है। ठीक है? पहला है आपका परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, यानी पहला आपके यानी जो आपके परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या के आधार पर। तो इसमें आपके 2 तरीके हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है? दूसरा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, यानी एक-एक करके इसमें, ठीक है? एक-एक, 1 बाय 1, एक-एक लोगों का इसमें परीक्षण किया जाएगा। और सामूहिक यानी आपको समझ में आ रहा होगा, समूह से यानी ग्रुप में, यहाँ पे एक ग्रुप में ही कई लोगों का परीक्षण किया जाता है। अब देखिएगा, दूसरा है आपका परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर। यहाँ पे क्या है आपका कि वहां पे तो हमने देखा संख्या के आधार पे, यहाँ पे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक मतलब होता है आपका वर्बल, ठीक है? और अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। आप लोगों ने जब रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए होंगे या फिर आपने कभी रीजनिंग किया होगा तो आपको याद होगा कि उसमें 2 प्रकार के रीजनिंग होते हैं, है ना? एक तो वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, शब्द और आपके नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो अशाब्दिक होता है यानी जो आपका नॉन वर्बल होता है उसमें क्या होता है, पजल्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, है ना? मिरर और वाटर वाले क्वेश्चंस होते हैं। अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल में आपके फिगर्स, पिक्चर्स, पजल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? तो चलिए इसमें भी क्या है आपके कि शाब्दिक परीक्षण भी होता है और अशाब्दिक परीक्षण भी होता है। क्या है, कैसे है, क्या होता है, आगे की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। हालांकि है बहुत इजी, आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। ठीक है? पहला है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक, ठीक? व्यक्तिगत में एक-एक लोगों का परीक्षण किया जाएगा और सामूहिक में एक समूह में कई लोगों का किया जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा, अब इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं और आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं। तो आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसका हम पहले देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में पहला है आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है? और दूसरा है आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सेम चीजें सामूहिक में भी है। एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, या फिर आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि शाब्दिक यहाँ पे भी है और आपका शाब्दिक यहाँ पे भी। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिगत लिखा जाएगा और यहाँ पे आपका सामूहिक लिखा जाएगा। हालांकि स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, इतना आप समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से ये
आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का 2 प्रकार है। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपका 2 प्रकार का है। पहला है आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ पे क्या था आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, लेकिन यहाँ पे है आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है दूसरा वाला अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ना हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो प्रकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत मतलब एक एक यानी इंडिविजुअल। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की होती है। आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण या बुद्धि का मापन किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। आगे बात समझ में? अब चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता। ठीक है। पहला है आपका यह ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसमें व्यक्ति के अंकों के आधार पर परीक्षण करते हैं। समझिएगा चीजें यहाँ पे क्या है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का इंटरव्यू लेना है या किसी का वाइवा लेना है, ठीक, तो क्या आप वहां पे ग्रुप में लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या होता है कि वन बाय वन एक एक लोगों का जो है इंटरव्यू या फिर वाइवा होता है। तो जब एक लोगों का परीक्षण लिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि चीजें ज्यादा ध्यान दी जाएगी, है ना? तो ये ज्यादा विश्वसनीय होगा। अगर वहीं पे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, फिर अगर आप वहां पे जो है परीक्षण करते हैं तो वहां पे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा बच्चा ज्यादा आंसर दिया या किस बच्चे की बुद्धि ज्यादा प्रखर है, किसकी तीव्र है, किसकी कमजोर है। तो वहां पे आप मतलब बता तो पाएंगे बट इतना एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के अंकों के आधार पर परीक्षण करते हैं। अगला है जो बच्चे ज्यादा लिख और पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये परीक्षण अच्छा है। यानी ऐसे बच्चे जो लिख और पढ़ नहीं सकते, अगर उनसे जो है क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो वो अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की गुणात्मक क्षमता का पता चलता है। यानी आपके जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति की गुणात्मक 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 और मात्रात्मक, आप लोगों ने ये 2 चीजें शैक्षिक मूल्यांकन में पढ़ रखा है। तो गुणात्मक क्या होता है यानी क्वालिटी। ठीक, गुणात्मक को इंग्लिश में क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति की क्वालिटी क्या है वो पता चलता है ना? कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी गुण है, किस किस चीज की क्षमता है, उन सब चीजों का पता चलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉरी परिसीमाएं क्या है इसकी ये देख लेते हैं। तो पहला है यह प्रशासन और समय की दृष्टि से महंगा है। सही बात है। जो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है अगर ये देखा जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा समय भी लगता है और बहुत ही ज्यादा महंगा भी है। कैसे समझिएगा, मान लीजिए आपको अगर इंटरव्यू लेना है तो आपको एक बच्चे के पीछे कम से कम आधा घंटा तो देना ही पड़ता है ना? आधे घंटे तो जाते ही जाते हैं। तो ये आपका क्या है, टाइम भी लग रहा है प्लस महंगा भी है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका लेने के लिए आया है एग्जाम या फिर जो इंटरव्यू लेने के लिए आया है, तो वो तो जब ज्यादा दिन तक के लिए रहेगा तो सरकार को उसको ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, है ना? ऐसे तो होता ही है। तो इसलिए कहा गया है कि समय की दृष्टि से ये क्या है, महंगा भी है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है।
अगला है आपका, इसमें परीक्षण के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत होती है। सही बात है। अगर आपको मतलब कि ये तो या तो ये कह सकते हैं, अगर समझ लीजिए केवीएस का इंटरव्यू जो होता है, तो अगर केवीएस के बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू लेने के लिए क्या कोई भी टीचर इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो ट्रेन्ड व्यक्ति होगा या जो जिसको अच्छी खासी नॉलेज होगी, वही बच्चों का इंटरव्यू ले सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति यानी ट्रेन्ड व्यक्ति की ज़रूरत होती है। आई बात समझ में? ये तो हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी बताइएगा। मैं आपको और ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके? तो चलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, क्या होता है उसको देखते हैं। तो सामूहिक यानी समूह, ठीक? यानी ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। चलिए, वह परीक्षण जो एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर किया जा सकता है, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी एक टाइम में ज़्यादा बच्चों के साथ जो परीक्षण किया जाता है, वही आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे एग्ज़ाम जब होता है रिटन एग्ज़ाम, जैसे 10th का जो आपके 10th यूपी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गए, ये तो वो सब छोड़िए, आपका जो यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम है, वो भी तो 3 दिन में एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है। तो ये कैसा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक? इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहला, इस परीक्षण का निर्माण सरलता से हो सकता है। इसमें समय कम लगता है एवं खर्चा भी कम लगता है। समझिएगा कैसे? इसमें क्या होता है कि सरलता से हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपके तैयार करने पड़ते हैं और बस एग्जाम बच्चों का ले लिया जाता है। और इसमें समय कम भी लगता है, खर्चा भी कम लगता है। कैसे? क्योंकि आप लोग को पता है, आप जब एग्जाम देते हैं तो आपका एक दिन में 2 पेपर 3 पेपर होता है। इससे क्या होता है कि टाइम की बचत भी होती है और एक साथ सारे बच्चे एग्जाम दे लेते हैं और खर्चा भी कम होता है ना? चलिए आगे देखते हैं इसकी परिसीमाएं क्या है। तो इसमें बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके उसमें इंडिविजुअल में यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या था कि बहुत ध्यान से एक-एक बच्चों का जब हम इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें जो बच्चा उत्तर दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ध्यान से उस चीज़ों को हम देखते हैं और वहाँ पे क्या होता था कि हम बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि इसकी बुद्धि स्तर कितनी है। बट आपके इसमें क्या है ग्रुप वाले में यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, यहाँ पे हम उनके व्यवहारों का गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं, है ना? इसमें क्या होता है कि बच्चा ने जितना एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, हम उसी की बेस पे उसको मार्क्स दे सकते हैं। बट वहां पे क्या था, ऑन द स्पॉट हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या तो हम उस समय इतना कैपेबल रहते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बच्चों की गहनता से हम अध्ययन कर सकते हैं। बट आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम उनका जो है बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक? अगला है, यह उन बच्चों के लिए सही होता है जो पढ़ व लिख नहीं सकते हैं। इसमें विश्वसनीयता कम होती है, इसमें नकल की संभावना अधिक होती है। यानी कहने का मतलब है इसमें विश्वसनीयता कम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है कि जितना क्वेश्चन आपने दिया है, उसी में बस वो उसका उत्तर देता है ना? और विश्वसनीयता कम क्यों है? क्योंकि हम तो ये देख नहीं रहे हैं कि बच्चा अपने मन से लिख रहा है, मे बी वो नकल करे। आगे आपने अभी देखा भी, अगला जो पॉइंट है इसमें नकल की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी क्लास में लगभग 2 या 3 टीचर होते हैं। अगर टीचर क्लास से बाहर जाते हैं, तो बच्चे आपस में क्या करते हैं? पूछने लगते हैं, इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। तो इसलिए यहाँ पे विश्वसनीयता भी कम है और नकल करने की संभावना भी यहाँ पे अधिक होती है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के कौन-कौन से प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ रखा था कि शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण।
ठीक है। तो क्या है उसको हम देखेंगे। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी ले थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, इसमें प्रश्नों एवं समस्याओं को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे या व्यक्ति को इसका उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। इसे पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में क्या होता है कि प्रश्नों या समस्याओं को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी लिखित। ठीक है, और बच्चे और व्यक्ति भी क्या करते हैं, इसका उत्तर भाषा के माध्यम से देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेपर पेंसिल परीक्षण भी इसको कहते हैं। अब इसकी आपकी परिसीमाएं क्या है वो देख लीजिएगा। पहला है आपका, यह केवल शिक्षित व्यक्तियों पर किए जाते हैं, यानी जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हीं पे सिर्फ यह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अगला है, छोटे बच्चों की बुद्धि मापन करने के लिए सही नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाषा में मतलब उत्तर देना होता है, तो बच्चों का तो भाषा का इतना विकास नहीं हुआ रहता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए है और छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। ठीक, अगला है, इसमें मंद बुद्धि बच्चों का मापन नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा मंद बुद्धि का ही है तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या है आपके शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में प्रश्न या समस्याएं कैसे दी जाती हैं, आपके भाषा के थ्रू दिए जाते हैं। तो जब मंद बुद्धि वाला बच्चा है तो उसके भाषा का तो विकास ही नहीं हुआ है, तो वो उत्तर दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि छोटों बच्चों के लिए भी ये बुद्धि मापन नहीं सही है और आपके मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी ये मापन नहीं हम कर सकते हैं। ठीक, अब जो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है वो कौन कौन सा है वो हम देख लेंगे। देखिएगा, इसको जब ये क्लास फिनिश हो जाएगा ना, तो आप क्या करिएगा, अपने से एक चार्ट बनाइएगा। एक तरफ आप लिखिएगा, अपने से 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, फिर शाब्दिक बुद्धि, सॉरी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, उसके बाद व्यक्तिगत में आपके 2 हुए, है ना, शाब्दिक हो गया और अशाब्दिक हो गया, सेम चीजें यहाँ पे भी है। अब जब आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आया, तो इसमें कौन कौन सा है, मान लीजिए इसमें बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है ना, और कौन सा है आपका स्टैनफोर्ड। तो जो जो आपका परीक्षण है आप एक बार यहाँ पे चार्ट पेपर के थ्रू बना लेंगे, तो चीजें आपको याद हो जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक, जब लास्ट क्लास होगी ना, जब क्लास फिनिश हो जाएगी, तो मैं आपको कल जो है आपकी 3rd क्लास होगी इसकी, तो जब वो क्लास फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको वहां पे एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूंगी, तो आप वो अपने बाई हैंड लिख लीजिएगा, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये आपका शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है। ठीक, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के ये प्रकार हैं। तो बिने साइमन, ये 2 लोग ने मिलके बनाया है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो ये तो एक आपके अल्फ्रेड बिने हैं और एक आपके साइमन है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बिने को है। ठीक, यह 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए था। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, तो कौन सा कर सकते हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये दोनों फ्रेंड ही थे, दोनों लोग मिलके इस परीक्षण को किए थे, लेकिन ज्यादा अगर श्रेय देखा जाए तो आपके अल्फ्रेड बिने जी को दिया गया। ठीक, अब देखेंगे बिने का संशोधन परीक्षण। आपके जो एल्फ्रेड बिने हैं उनका जो संशोधन परीक्षण है वो समझेंगे। बिने ने 1911 में 1911 में अपने परीक्षण में संशोधन किए। ठीक, यानी जो आपके एल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने 1911 में क्या किया कि अपने परीक्षण में संशोधन किया। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था।
आपका जो पहला वाला था विनय साइमन, वो 3 से 13 वर्ष के लिए था, है ना? 3 से 13 वर्ष। लेकिन आपकी जो विनय का संशोधन परीक्षण है, ये आपका 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक? इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष के बच्चे के लिए 5 प्रश्न या 5 कार्य दिए जाते हैं, ठीक? लेकिन 4 वर्ष के बच्चों के लिए केवल 4 कार्य ही था इस परीक्षण में। 11 व 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। इन परीक्षण में विनय ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन किया। इसमें 54 प्रश्न थे, ठीक। अब हम देखेंगे आपका स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण। आपका जो स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण 1916 है, उसको हम देखते हैं। ये चीजें आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा। देखिएगा, एल.एम. टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय और साइमन के परीक्षण को अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता और उनकी संस्कृति के अनुसार 1916 में संशोधित किया, ठीक, जिसे स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण 1916 कहा गया। यह परीक्षण के द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि का मापन करते हैं। इसमें 90 प्रश्न होते हैं। यानी आपका जो स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण है, इसमें क्या हुआ कि विनय और साइमन ने इस परीक्षण को कहाँ पे किया था, अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पे किया था, ठीक। उनकी आवश्यकता और उनकी संस्कृति के अनुसार 1916 में संशोधित किया, और जिसे क्या कहा गया, आपकी स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण 1916 कहा गया। इस परीक्षण में क्या था, 14 वर्ष तक के बच्चों का बुद्धि का मापन करते थे, और इसमें टोटल आपके 90 प्रश्न होते थे, ठीक। इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि आपका मतलब कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, या तो ये पूछ लेगा कि स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक यानी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो ये चीजें था। और अब देखिए, ये है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए, अब कल की क्लास में इसको हम फिनिश कर लेंगे। तो चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टफ बिल्कुल नहीं है, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो चलिए, क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बार बार बोलती हूँ कि प्लीज, आपको क्लासेस चाहे अच्छी लग रही हो, खराब लग रही हो, पॉजिटिव निगेटिव जो भी चीजें हैं, आप हमारे साथ शेयर जरूर किया करिए। उससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, अच्छा मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उसको और अच्छे से बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।